अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 4.5.4 विच इज़ मेटल्स और हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा टॉपिक 4.5 और लेते हैं एक क्विक रिकैप कि इस टॉपिक में अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। सो हमने स्टार्ट किया विद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स और उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस की प्रॉपर्टीज फॉर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स और उसके बाद हमने डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स। जैसा कि जब हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिस्कस किए थे तो उन टाइप्स में भी हमने 4 टाइप्स डिस्कस की थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट थी मेटालिक बॉन्ड, जो कि उन सब से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। और हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मेटालिक बॉन्ड बनने के बाद मेटल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है और वहीं पे हमने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि मेटल्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, यानी कि मेटल्स अलग तरह से एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस, उनके फॉर्मूलाज और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो उसी चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे और हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स वन बाय वन। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मेटल्स की एग्जाम्पल्स पेश करूं। सो वी हैव सोडियम एज अ मेटल एंड गोल्ड, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकल, ये सब की सब हैं मेटल्स। जी हाँ, और जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि इनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है और इसीलिए इन सब को हम एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ मेटल्स की, सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं और बहुत कम नॉन मेटल्स हैं और देर आर ओनली फ्यू मेटलॉइड्स एलिमेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर वाले एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में, जिसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC पीरियोडिक टेबल। अब मेटल्स में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रॉपर्टी हर मेटल पे इक्वली अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि वो कंडक्टिविटी सारी की सारी मेटल्स के लिए सेम नहीं होने वाली। जी हाँ, हो सकता है कोई मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और कोई मेटल कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। इसी तरह आप जब भी कोई प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी वेरी कर सकती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है। इसके साथ साथ एक और बात बताती चलूं जो कि एक बोनस होगा आपके लिए कि मेटल्स में देर आर सम मेटल्स विच आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेटल्स। जैसे कि नाम से पता चलता है मैग्नेटिक मेटल्स, मतलब ये वो मेटल्स होंगी दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आपने बचपन में ही मैग्नेट्स के साथ ज़रूर खेला होगा और आपने देखा होगा कि जब हम मैग्नेट्स को मुख्तलिफ मेटल्स के पास लाते हैं तो कुछ मेटल्स तो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं मगर कुछ अट्रैक्ट नहीं होती। सो जो मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं वी कॉल देम एज मैग्नेटिक मेटल्स। अब पीरियोडिक टेबल में तो देयर आर सो मैनी मेटल्स, तो क्या सारी की सारी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं? जी नहीं, देयर आर ओनली 3 मेटल्स विच आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेटल्स। सिर्फ 3 ही मेटल्स ऐसी हैं जो कि मेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं एंड द नेम्स ऑफ दीज 3 मेटल्स आर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अब आप कहेंगे नहीं, स्टील भी तो अट्रैक्ट होती है। समटाइम्स कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि ना तो आयरन, ना निकल, ना फिर कोबाल्ट से बने होते हैं, फिर भी वो अट्रैक्ट होते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन एज वेल। स्टील इज नॉट अ प्योर मेटल, स्टील इज अलॉय, स्टील इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो उस मिक्सचर होने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत मिकदार आयरन की पाई जाती है। सो बेसिकली मैग्नेट उस थोड़ी बहुत आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हमें लगता है कि स्टील पूरे का पूरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो ये तो थी बात कुछ मैग्नेटिक मेटल्स के बारे में।
अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल। आपने एक चीज और अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी को इन 1 सेंटेंस एक्सप्लेन करना आना चाहिए और फिर उसकी रीजन भी पता होनी चाहिए। एंड वेयर एवर एप्लीकेबल डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन एग्जाम्पल एज वेल। सो चलते हैं सबसे मेजर प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसकी वजह से मेटल्स का यूज हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आपके माइंड में भी वही आया होगा जो इस टाइम मैं कहने लगी हूं, दिस इज कंडक्टिविटी। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स। व्हेन वी यूज द वर्ड कंडक्ट, तो कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का पास ऑन होना, मतलब ट्रांसफर होना। So conductivity is a property which will allow metals to conduct something, to pass through something. लेकिन आखिर उन्होंने किस चीज को पास करना है? So conductivity could be based on 2 things. One is electric current and second is heat. यानी कि metals या तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती हैं और या फिर हीट को भी पास कर सकती हैं। So conductivity is a broad term and metals could be electrical conductors और दे कुड बी हीट कंडक्टर्स। और हीट के लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, थर्मल, यानी कि हम कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब ये तो हमें पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स, मतलब वो हीट को भी कंडक्ट कर सकती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मेटल्स में ऐसा स्पेशल क्या है कि वो कंडक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायर्स सारी की सारी वो मेटल से मिलकर बनी है, और अगर आपके घर में कहीं पे सॉकेट है और स्विच ऑन है, सो योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स दे आर गोइंग टू आस्क यू टू स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड इफ यू आर हैविंग समथिंग मेड अप ऑफ मेटल इन योर हैंड, दे विल नॉट अलाउ यू टू टच दैट सॉकेट। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि हम मेटालिक सारी चीज़ों को अपने स्विच बोर्ड्स वगैरह से दूर रखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और हीट भी कंडक्ट करती हैं। इसीलिए आपके सॉस पैन का जो हैंडल है वो मेटल का नहीं बना होता। यू विल यूज अ वुड और रबड़ इंस्टेड ऑफ दैट मेटल। सो एक चीज तो क्लियर है कि ये कंडक्ट कर सकती हैं, मगर अब चलते हैं उसकी रीजन की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, रीजन समझना इतना भी आसान नहीं है। रीजन समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेटल्स के स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि मेटालिक बॉन्ड की तरफ। आपको याद होगा कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बना था, लेकिन मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज यू नो दैट मेटल्स दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, there are a lot of electrons, and the positive nuclei that are left after the removal of electron, they are arranged in a regular pattern. जी हाँ, पॉजिटिव न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके इर्द गिर्द फ्रीली मूव करेंगे। सो ये बनेगा मेटालिक बॉन्ड, और बॉन्ड की वजह तो आपको याद ही होगी। पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव नेगेटिव होती है अट्रैक्शन। सो ड्यू टू दैट अट्रैक्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू होल्ड दीज 2 थिंग्स टुगेदर, और इसीलिए मेटल्स का बनेगा एक सॉलिड किस्म का स्ट्रक्चर। अब अगर देखें कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और अगर याद करें आपने फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने उसमें डिस्कस ज़रूर किया होगा कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्ज होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो अगर करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, और आप देख सकते हैं कि इस मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर चार्जेस, कैन यू सी द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, एंड यू कैन सी दैट दे आर मूविंग अराउंड. So these electrons, basically these electrons are going to conduct electricity for you. यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स वजह बनेंगे इस स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी को भी, और यही इलेक्ट्रॉन्स रीजन है फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट एज वेल. सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको हमेशा याद रहेगा कि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके पीछे रीजन क्या है? देयर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स.
एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल प्रॉपर्टी दे आर मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। और आपको पता है कि ये वायरिंग बनाने में भी इस्तेमाल होंगे और बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब चलते हैं हम मेटल की अगली प्रॉपर्टी की तरफ, वो है कि दे शो मेटालिक लस्टर। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप दिस वर्ड इन योर माइंड ऑल द टाइम। लस्टर या फिर लस्ट्रस, लस्ट्रस हम वर्ड यूज करते हैं शाइनी चीजों के लिए। मैंने आपके लिए ये बहुत आसान कर दिया है। लस्ट्रस अगर कोई चीज होगी या लस्टर का वर्ड आपको कहीं नजर आएगा, सो आपको ये चीज जान लेनी है कि किसी शाइनी सी चीज की बात हो रही है। अगर बात करें कि मेटालिक लस्टर क्या होता है, सो बेसिकली इट इज द अपीयरेंस ऑफ वेरियस मेटल्स, के आखिर ये मेटल्स अपीयर किस तरह से होती हैं। और अगर आप इसकी रीजन की बात करें कि आखिर मेटल्स शाइनी क्यों होती हैं, सो उनके शाइनी होने की वजह भी यही है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, तो जब लाइट उन पे पड़ेगी सो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड, इट वुड बी रिफ्लेक्टेड। इट्स अ स्पेशल फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन जिसकी वजह से आपको चीज़ें शाइनी नज़र आएंगी। आप अगर अपने माइंड में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लाएं मेटल्स की, जैसे कि लेट मी टॉक अबाउट एक्सपेंसिव मेटल्स, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, even copper, even look at your aluminium foil, they are lustrous, मतलब उनकी surfaces shiny होती हैं। And I have just told you the reason that why they are shiny, because there are free moving electrons which will reflect the light rays, और जब light rays को reflect करेंगे तो उनकी surface shiny shiny appear होगी, just like this, and they will give you the beautiful appearance, और ये naturally ही होता है। अब आप कहेंगे कि जब हम मेटल्स को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसा क्यों नहीं रहता। ओल्ड कॉइन्स, जब नए नए कॉइन्स आते हैं तब तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और वो लस्ट्रस भी लगते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, उनको थोड़ा सा जंग लग जाता है। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब उस पर जंग लगेगा जिसे हम रस्ट कहते हैं, तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है। जी हाँ, रस्टिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जब रस्ट लगेगा तो रस्ट इज अ डिफरेंट केमिकल। रस्ट और मेटल में फर्क है, यानी कि नीचे तो वही मेटालिक कॉइन रहेगा, लेकिन उसकी टॉप लेयर के ऊपर एक नया कंपाउंड आ जाएगा जो कि उस मेटल के रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर के साथ बनेगा, और वो बेसिकली मेटल को डल करने वाला है। सो हमें करना क्या है, सिंपल, हम उसे पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने से हम उसके जंग वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और नीचे से जब असली वाली मेटल निकलेगी सो इट वुड बी शाइनी। सो मेटल्स दे आर शाइनी और लस्ट्रस। ये मेटल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे भी आपको कोई मेटल नजर आएगी तो उसका स्ट्रक्चर लस्ट्रस होता है और वो शाइनी ही होती है। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इधर डायरेक्ट डेफिनेशन या फिर इसकी रीजन, और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है फॉर मेटल। ये प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल्स में नहीं मिलेंगी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को हम पहले अलग अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। हो गए ना हैरान, क्या आपने कभी मेटल की कोई शीट नहीं देखी? मैं आपको याद कराऊं कि जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी में भी तो मेटल्स की शीट हो जाती है, और चांदी के कवर भी आपने ज़रूर देखे होंगे जो कि हमारे मुख्तलिफ मीठों पे और मिठाइयों की चीज़ों पे लगते हैं। इसके अलावा आपने शीट देखी होगी एल्यूमिनियम की। जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल विच इज़ यूज टू रैप डिफरेंट थिंग्स, और इसमें हो सकता है आप अपना लंच भी स्कूल लेके जाते हो। सो मेटल्स को हम शीट की फॉर्म में रोल कर सकते हैं। जी हाँ, मेटल्स को रोल किया जा सकता है, लेकिन क्या आप सारी की सारी मेटल्स को इस तरह रोल कर सकते हैं? जी हाँ, 99% मेटल्स दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द शीट्स, लेकिन आखिर आप उसे शीट में कन्वर्ट करेंगे कैसे? सो दे आर कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। जी हाँ, सही समझे, हथौड़े मारने से। सो हैमरिंग से या फिर उसको फॉर्मिंग करने से उसकी शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन।
इसमें आप कर क्या रहे हैं, इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम द टॉप और होगा क्या, आप उसकी थिकनेस को कम करके स्प्रेड कर देंगे। ये तो हुई प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी की, जिसकी वजह से आप शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट, जैसे कि आपके अगर क्लासरूम में कोई वाइट बोर्ड लगा हुआ है तो उसके फ्रेम्स वो भी एक शीट फॉर्म में होते हैं। आपके टेबल कवर्स, समटाइम्स आपकी जो खिड़कियां बनी होती हैं वो भी शीट फॉर्म में बनी होती हैं। सो ये तो हुई प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। अब देखते हैं कि डक्टिलिटी क्या चीज़ है। Ductility is also a very important property of metal, and because of this property, metals can be drawn into wires. I have used the word drawn. आप यहाँ पे stretch का word भी use कर सकते हैं, यानी कि metals they can be stretched into the wires. क्या आप हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, क्या आप उसे stretch कर सकते हैं? अगर आप एक पेपर को stretch करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं? Of course, वो तो फट जाएगा। और अगर आप ग्लास को स्ट्रेच करना चाहें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, वो टूट जाएगा। सो देर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड, और वो हैं हमारे पास मेटल्स। जी हाँ, हम मेटल्स को स्ट्रेच करके लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, और वही हमारी वायरिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने देखा हो, आपके चार्जर की तार हो या फिर आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तार हो, उसके अंदर अगर आप उसे खोल के देखें, इफ़ यू ट्राइंग टू कट इट ऑफ, तो उसके बीच में आपको दिखाई देगी एक मेटल की वायर जो कि कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर एक चीज़ सिर्फ कंडक्टर है तो वो हमारे यूज़ की नहीं है, उसको डक्टाइल भी होना चाहिए, फिर ही हम उससे वायर बना सकते हैं। अब अगर बात करें इस प्रॉपर्टी की, तो ये स्ट्रेच पे बेस करती है। सो डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज, मैलिएबिलिटी बेस करेगी कंप्रेसिबिलिटी पे और डक्टिलिटी बेस करेगी उसकी स्ट्रेच होने की कैपेसिटी पे। अब अगर इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल की तरफ जाएं तो वो हो सकता है आपका हैंगर। यस, सूट को हैंग करने के लिए जो हैंगर यूज करते हैं समटाइम्स मेटल का बना होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक वंस, देयर आर सम हैंगर्स लाइक दिस अवेलेबल इन द मार्केट जो कि मेटल से बने होते हैं। व्हेन यू ट्राई टू हैंग समथिंग ऑन इट एंड इट इज हैवी, सो होगा क्या, उससे वो वायर बेंड हो सकती है। जिस वायर से वो हैंगर बना है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। हो सकता है वो बेंड परमानेंट हो, और या फिर जब आप उसे अपने हाथ से स्ट्रेच करें तो वो वापस ठीक हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमने देख लिया एक एप्लीकेशन भी मैलिएबिलिटी की इन आवर ओन डेली लाइफ। अब फिर सवाल वहीं का वहीं है कि मान तो लिया कि ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं और स्प्रेड भी हो सकते हैं, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होते हैं? और रीज़न सेम है, द मेटालिक बॉन्ड। हम जानते हैं कि उसमें लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक सी होता है। सो उससे क्या होगा कि जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो पूरी की पूरी लेयर ही स्लाइड हो जाएगी और बाकी मेटालिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जी हाँ, ये हम पढ़ेंगे सबसे एंड पे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और इसको एंड पे पढ़ने की भी एक वजह है। दिस इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे हमारा मेटालिक बॉन्ड भी। जब भी हम बात करते हैं मेटल्स की तो ये यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं ग्रुप 1 2 में, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 से कम ही। सो कम होने की वजह से होगा क्या कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं, एंड व्हेन दे रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स तो उनसे बनता है पॉजिटिव आयन। दैट्स व्हाई मेटल्स दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और इसकी वजह भी यही है कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए वो उन्हें लूज करके आयंस बनाती हैं। और जब एक चीज़ आयन बनाती है तो वो किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकती है? आयोनिक बॉन्ड। सो ये तो थी कुछ बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस की हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने देखा कि उन प्रॉपर्टीज के पीछे रीजन क्या है, यानी कि आखिर उन प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन क्या है, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हर प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।
So see you in next lecture, and until then, Allah Hafiz.